ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद दी वेसल्स डिजीज़। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए कि आपके पास जो भी वेसल्स होती हैं ना, उसमें आपके पास डिफरेंट तरह की आपको पता है वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती है, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो रेजिस्टेंट वेसल्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया से ज़्यादा होता है, जो वेन्यूल्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है इन्फ्लेमेशन के लिए, जो वेन्स होती है वाकई उनका मैक्सिमम ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हाइपरटेंसिव डिजीज़ में। हाइपरटेंसिव डिजीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके पास यहाँ पे हाइपरटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन? एसेंशियल हाइपरटेंशन आपके पास सबसे जो कॉमन कॉज है ना हाइपरटेंशन की वो होती है एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन को एसेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्मली पता है क्या होता है, एज के साथ साथ ये चीज़ असेंशियल होती है कि अपने जितने भी एंड ऑर्गन्स है ना उनको असेंशियल नॉर्मल परफ्यूजन प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन वो फिर आपके पास यहाँ पे पैथोजेनिक हो जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कॉजेज आपने रखनी है। रीनल में आपके पास अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्रॉनिक रीनल डिजीज हो सकता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, रीनल वास्कुलाइटिस, रेनल प्रीसिंग ट्यूमर है, एंडोक्राइन में एडिनोकॉर्टिकल हाइपरफंक्शन जैसे कुशिंग सिंड्रोम, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया है, हार्मोन में आपके पास स्टीरॉइड्स हैं, एस्ट्रोजन है, ओसीपी है, सिंपैथोमिमेटिक है, इसके अलावा फियोक्रोमोसाइटोमा, एक्रोमेगाली, हाइपोथायरायडिज्म, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड प्री-एक्लेम्सिया, कार्डियोवैस्कुलर में कोएगुलेशन ऑफ एओर्टा, पॉलीआर्टेरियोनोडोजा और इसके अलावा इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है, और न्यूरोजेनिक में आपका साइकोजेनिक इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, स्लीप एपनिया, एक्यूट स्ट्रेस है, ठीक है। अब जो आगे बस इसके जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, अब इसके मैकेनिज्म भी आप देखो, डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं आपके एसेंशियल हाइपरटेंशन के। हो सकता है कि आपके पास रीनल सोडियम एक्सक्रीशन कम हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास वैसे रेजिस्टेंस खुद ब खुद बढ़ जाए। ये जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें हो सकता है कि एंजियोटेंसिन में कोई प्रियोमॉर्फिज्म हो, एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर वेरिएंस में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से मॉर्फोलॉजी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं? 3 तरह के आपके पास चेंजेस होते हैं। एक होती है बेनाइन हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन आपके होती है ना 120 से लेके 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक होती है, और आपकी दूसरी होती है 80 से लेके 120 तक। ये इससे पहले आपकी बेनाइन हाइपरटेंशन होती है। जो 200/120 से ज़्यादा वाली ब्लड प्रेशर होता है, दैट इज़ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अच्छा, अब हमने कहा था कि आपके पास हाइपरटेंशन जो होती है ना, वो आपके एथेरोजेनेसिस को भी एक्सेलरेट करती है, जो कि आपके पास एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है आपकी लार्ज और मीडियम साइज वॉल्स का, ठीक है, जिसके जैसे एओर्टिक डिसेक्शन और बाकी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब एक चीज़ होती है हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है बिल्कुल सामने, दिस इज द हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये इसमें क्या होता है कि आपके पास बेनाइन हाइपरटेंशन के साथ ये एसोसिएट होता है। इसमें आप अब नजर आ रहा है कि वेसल के अराउंड आपको पिंक होमोजेनस मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रक्चरल डिटेल लॉस हो जाती है, और अगर देखो ल्यूमेन कितना नैरो हो गया, ल्यूमेन नैरोइंग हो जाती है, ठीक है। इसमें एक्चुअली जो होता है ना, यहाँ पे लीकेज होती है, दो वजह हो सकती है। या तो ये हो जाएगी प्लाज्मा की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एंडोथेलियल सेल के थ्रू लीक करते हैं, जो आपके पास एंडोथेलियल सेल इंजरी होती है, ठीक है। प्लाज्मा की कंपोनेंट एंडोथेलियल सेल के थ्रू लीक करते हैं तो इस सेल की इंजरी होती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके पास इंक्रीज ईसीएम प्रोडक्शन हो गई है, ठीक है, बाय द स्मूथ मसल सेल इन रिस्पांस टू द क्रॉनिक हेमोडायनामिक स्ट्रेस। ये भी आपको नजर आ रहा है, ये भी आपका यहाँ पे हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। तो ये इस वजह से हो सकता है। ये आपके पास अगर किडनी में होता है तो उसको हम नेफ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और यही चीज़ आपके पास डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथी में भी हो सकती है, लेकिन वो जो होती है वो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होती है। एक चीज़ होती है आपकी हाइपरप्लास्टिक, ये आपको नजर आ रही है, दिस इज द हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि अनियन स्किन की फैशन में आपके पास ना फिब्रिन डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे आपको लेमिनेशंस मिलती हैं, और ये जो लेमिनेशन होती है इनके अंदर स्मूथ मसल सेल्स होता है, थिक एंड रीडुप्लिकेटेड बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्या है यहाँ पे सर? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, थिक एंड रीडुप्लिकेटेड बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। आपने चीज़ रखनी कि इसमें ना मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है, इट इज एक्चुअली आपने रखने की जो आपका होता है ना हाइपर प्लास्टिक वाले की मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में होता है, और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में आपके पास फिब्रिनॉइड डिपॉजिट भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे आपको होता है ना फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है, उसको यहाँ पे हम नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस कहते हैं। जब आपके पास नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस होता है तो उसमें आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी नजर आते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखो, इसमें आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के साथ नजर आ रहे हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स। अच्छा, हमने बात करने हैं आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस की। व्हाट इज आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस? इट इज एक्चुअली द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज एंड आर्टीरियल वॉल थिकनिंग हो जाती है, और उसकी वजह से मतलब आपकी आर्टरी की इलास्टिसिटी जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास इसकी 4 फॉर्म्स होती हैं। एक मैंने बता दिया आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस जो है इसमें से वो फॉर्म है जो कि आपके पास आर्टीरियोल्स में होती है। हमने बता दिया कि हाइलाइन और हाइपरप्लास्टिक हो सकता है, ठीक है। एक होती है आपकी मॉन्कीबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। जो आपकी मॉन्कीबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस होती है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट बन जाते हैं आपकी मस्कुलर आर्टरीज में, ठीक है। वो भी सेंटर होते हैं यहाँ पे आपके इंटरनल इलास्टिक लेमिना में 50 ईयर्स के लोगों में होता है। ये जो रीजन होती है वैसे न्यूमेन को इंक्रोच नहीं करती, नहीं ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होती हैं। जो फाइब्रोमस्कुलर इंटिमल हाइपरप्लेसिया होता है ये एथेरोस्क्लेरोसिस की तरह का ही होता है, क्योंकि आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस में भी इंटिमल लीजन होती है, बट इसमें ये जो होता है ना कहाँ पे होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की मीडियम और लार्ज साइज वेसल में होता है। ये आपके पास वो आर्टरियोल उन आर्टरियोल्स में होता है जो कि मस्कुलर आर्टरी से थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें मेन चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है कि बेसिकली जब भी कभी आर्टरी को इंजरी होती है, ठीक है, किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल हमने आर्टरी को कोई हील आर्ट्राइटिस है या फिर ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड आर्टेरियोपैथी है, कोई भी हील आर्ट्राइटिस है या ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड आर्टेरियोपैथी है, या फिर हमने कहा था कि मैकेनिकल इंजरी है विच इज एसोसिएटेड विद स्टेंट और बलून एंजियोप्लास्टी, तो उसको यहाँ पे हम ये कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपको पता ना कि जब भी कभी किसी भी चीज़ की किसी भी वेसल की इंजरी होती है तो वो हील करेगी। आर्टाइटिस हील होता है या ट्रांसप्लांट आर्टेरियोपैथी के बाद वेसल हील करती है, या फिर अगर स्टेंट डालें उसके बाद जो वेसल हील करती है तो होता है क्या उसकी वजह से में मोस्ट कॉमन कॉज होती है ना कि आपने स्टेंट डाला और उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई पेशेंट वापस आए उसी कंप्लेन से, क्यों? क्योंकि वो रीस्टेनोसिस हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इंटिमल का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। और जो लास्ट चीज़ हम पढ़ने लगे दैट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटिमल लीजन। यहाँ पे भी क्या होता है कि आपकी जो इंजरी होती है वो इंटिमा के लेवल पे होती है। मैं आपको वेसल वॉल आपको पता है कि वेसल वॉल जो होती है वो किस तरीके की होती है, तो उसमें क्या होता है कि इंटिमा के लेवल पे लीजन होती है।
ओके, सो इट इज एन इंटरनल लीजन जहाँ पे आपके एथेरोमा बनते हैं, मतलब एथेरोमा होता है एथेरोमेटस और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनते हैं, और ऐसे वो प्लाक होते हैं जो कि आपके वेसल वॉल को इम्पिंज करते हैं, और आपके पास वो रप्चर जब करते हैं तो वो सडन वेस्कुलर ओक्लूजन भी कॉज करा सकते हैं। आपके जितनी भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, सेरिब्रल डिजीज है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस ही आपके अंडरलाइन जो है ना वो डिजीज होती है। ठीक है, इसमें दो मेजर चीजें होती है, एक आपका लिपिड कोर होता है जिनको यहाँ पे फ्राइमस ग्रूमस लिपिड कोर कहते हैं, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे फाइब्रस कैप होती है। ठीक है, और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं जो प्लाक होते हैं वो मैकेनिकली आपके ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट करके ना तो वो स्टेनोसिस वगैरह कॉज कर सकते हैं। बहुत क्रॉस हो सकता है प्लाक रप्चर कर जाए, प्लाक की वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकती है। अच्छा, जब प्लाक के पास प्लाक बनते जाते हैं ना तो आपके पास अंडरलाइन मीडिया, एक तो प्लाक में इन्फॉर्मेशन होती रहती है, उसकी वजह से भी मीडिया एक्सपोज होता है, दूसरा मीडिया की ट्रॉफी होती है क्योंकि स्कीमा नहीं उसको मिलता। तो आपने रखना कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की वजह से एन्यूरिज्म भी डेवलप कर जाते हैं, क्योंकि आपकी मीडिया की वॉल इतनी ज़्यादा थिन हो जाती है और वीक हो जाती है कि एन्यूरिज्म डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी एपिडेमियोलॉजी का बताना था। बेसिकली ना इसके बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और इसके रिस्क फैक्टर जैसे आपको पता है, एक आपके होते हैं यानी कि होते हैं नॉन मॉडिफाइबल या कॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखो जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे किसी को अगर फॉर एग्जांपल मेनिलिन डिसऑर्डर्स है, कोई फैमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया है, ट्रेट्स है, तो वो तो चेंज नहीं किया जा सकते। फैमिली हिस्ट्री है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग एज के साथ वो कहते हैं कि इसका रिस्क बढ़ता ही बढ़ता है, और मेल जनर में ज़्यादा होता है क्योंकि आपके पास मेल में एस्ट्रोजन नहीं होता है, एस्ट्रोजन का एंटी प्लेटेड इफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उनका जो है आपके पास रिस्क जो होता है ना वो उतनी होता है जितना कि मेल्स का होता है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आपके पास हाइपरलिपिडेमिया है, हाइपरटेंशन है, सिगरेट स्मोकिंग है, डायबिटीज है, इन्फ्लेमेशन है। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो और भी आपके पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपके पास हाइपर होमोसिस्टीन्यूरिया है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, लाइपोप्रोटीन ए लेवल्स हैं, आपके एलिवेटेड लेवल्स ऑफ प्रोकोएगुलेशन और क्लोरल हेमेटोमेसिस है। ठीक है, ओके, सो टॉकिंग अबाउट एन्यूरिज्म। ठीक है ना, व्हाट इज एन्यूरिज्म? ठीक है, एन्यूरिज्म जो होता है ना वो क्या होता है कि इफ देयर इज, ठीक है, एंड परमानेंट एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द वेसल वॉल। ठीक है, आपकी फॉर एग्जांपल ये वेसल थी, ठीक है, इस तरीके की वेसल थी, लेकिन अगर वो जो वेसल वॉल होती है वो परमानेंटली एबनॉर्मली डायलेट हो जाए, ठीक है, या तो इस तरीके से डायलेट हो जाए या फिर आपके पास ये हो जाए कि थ्रू आउट वो डायलेट हो जाए, इधर से भी डायलेट है, इधर से भी डायलेट है। ठीक है, जो मैंने पहले पिक्चर बनाई है दिस इज द सेक्युलर वन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं सेक्युलर वन क्योंकि इसको हम शेप की बेस पे क्लासिफाई करते हैं, और इसको कहते हैं फ्यूजिफॉर्म। तो ये जो आपके पास एबनॉर्मल परमानेंट डायलिटेशन हो जाती है ईदर ड्यू टू द कंजेनिटल यानी कि थिनिंग ऑफ द वेसल वॉल या एक्वायर्ड थिनिंग ऑफ द वेसल वॉल की वजह से, उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब ये मैंने बताया कि कंजेनिटल या फिर हो सकती है। अब इसकी दो एक्चुअली टाइप्स होती हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि आपके पास एन्यूरिज्म जरूरी नहीं है कि वेसल में डेवलप करे, ये आपके हार्ट में भी डेवलप कर सकती है। जैसे कि मैं आपको शो करूं तो ये जो आपको नजर आ रही है ये एक वेसल एन्यूरिज्म है, जो आप देखोगे कि असेंडिंग एओर्टा नजर आ रहा है, मतलब एक्चुअली ये हार्ट में डेवलप हुई है, ये आपके देखिए आपके एंडोकार्डियम में डेवलप हुई है। ऑब्वियसली वेसल में इस तरीके से डेवलप कर जाती है। ठीक है, डायलिटेशन निकल जाती है, आउट पाउचिंग निकल जाती है, ये भी आपको नजर आ रही है। ठीक है, इसकी वजह से देखो जब यहाँ पे जब आएगा ना फॉर एग्जांपल ब्लड आ रहा है तो ब्लड क्या होगा कि वो यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे जब ब्लड रुकेगा तो यहाँ पे स्टेसिस होगी और थ्रोम्बाई बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसमें थ्रोम्बोसिस क्यों ज़्यादा होता है ना, विट्रो स्टेट में हमने कहा था कि स्टेसिस होती है, हाइपोकोगुलर स्टेट होती है, और ई से आई थिंक एंडोथेलियल इंजरी थी तो उसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेसेस की वजह से थ्रोम्बाई बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये मैंने ये एक्चुअली थ्रोम्बाई की ही चांसेस है कि जब वो रुकेगा तो वहाँ पे थ्रोम्बाई बनेंगे, एम्बुलेंस बनेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली रप्चर कर सकते हैं। ये तो मैंने इसके क्लिनिकल फीचर्स थोड़े से बताए हैं। एक्चुअली इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक्चुअली आप इसको मतलब डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हो एक, लेकिन इसकी जो मेजर टाइप होता है ना, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। ठीक है, ट्रू एन्यूरिज्म का मतलब ये होता है कि आपके पास जो एन्यूरिज्म होता है ना उसमें तीनों की तीनों वेसल जो वॉल होती है ना आपकी इंटमा एडवेंटिशिया और आपके पास इंटमा जो प्रोट्रूजन है उसमें तीनों की तीनों वॉल है। और फॉल्स का मतलब है कि उसमें आपके पास तीनों वॉल नहीं है, मतलब उसमें सॉरी फॉल्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके पास ना एक डिफेक्ट आया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो ये बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। फॉल्स एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि आपके पास तीनों वेसल का रप्चर तो हो गया है बट अब रखना है कि ब्लड जो है वो आपके वेसल के बाहर लीक कर गया है और उसको किसी कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ने कवर कर लिया। ठीक है, तो एक हीमाटोमा बन जाता है जिसको हम एक्स्ट्रा वास्कुलर या पल्सेटिंग हीमाटोमा कहते हैं। इसमें तीनों वेसल मतलब आप वेसल वॉल का तो डिफेक्ट है बट यहाँ पे ये कि ब्लड आउट पाउच ब्लड की एक्स्ट्रा वेसल करके और उसको किसी कनेक्टिव टिश्यू ने कवर कर लिया। ठीक है, डायसेक्शन में जब आप देखोगे ना ये होती है डायसेक्शन। डायसेक्शन में एक सरफेस टियर होता है और सरफेस टियर की वजह से जो ब्लड होता है खासतौर पे इंटिमा में और उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो आपकी वेसल वॉल के अंदर चले जाता है, वो डायसेक्शन होती है। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रू और फॉल्स में डिफरेंस आ गया। उसके बाद इसकी शेप्स कुछ होती है डिफरेंट तरीके की। एक आपने रखना है कि इसकी सेक्युलर शेप होती है, उसमें आउट पाउचिंग होती है, फ्यूजिफॉर्म में दोनों तरफ होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सर्पेंटाइन होती है, वेरिकोस होती है। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ठीक है, अच्छा कि अब आप ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपको नजर आ रही है शेप ये सेक्युलर शेप होती है। ठीक है, ये वाली फ्यूजिफॉर्म शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये आपकी सर्पेंटाइन, ये वाली आपकी रेसमो शेप होती है। ठीक है, अब हमने बताया कि इसकी डिफरेंट उसको आप शेप की बेस पे क्लासिफाई करते हो। ठीक है, ये भी आप देखो यहाँ पे भी ये आपका जो है ना ये ट्रू एन्यूरिज्म आ जाएगा और ये आपका जो है वो फॉल्स एन्यूरिज्म आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब एक्चुअली पिक्चर ऑलमोस्ट ये वही थी। उसके बाद आप इसको शेप की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हो। उसके बाद इसके पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं। तो पैथोजेनेसिस में आपने ये चीज़ रखनी है कि आपके पास इसमें ना देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने पहले पढ़ा एथेरोस्क्लेरोसिस में कि आपके पास उसमें जब आपकी मीडिया आर्टरी होते हैं ना आपको पता है
कि एक आर्टरी को मस्कुलर बनाएंगे तो आर्टरी अच्छी होगी ना। आपको पता है कोई बंदा मस्कुलर होता है तभी वो अच्छा होता है, आर्टरी मस्कुलर होगी तभी वो अच्छी होगी। अगर आर्टरी मस्कुलर नहीं है तो वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि एथेरोस्क्लेरोसिस को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल घर का खुद का फर्द जो ख़राब है तो उसको हम दुनिया को बाहर को ब्लेम नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास अगर उसी वेसल के अंदर एब्नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू तो हम किसी और को लेबल ब्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे जो TGF बीटा सिग्नलिंग है, ठीक है, उसमें आपके पास डाउन रेगुलेशन हो गई जिसकी वजह से आपके पास जो होता है ना डिफेक्टिव इलास्टिनो कोलेजन सिंथेसिस हो रही है, वो आपके पास वजह हो सकती है आपके एन्यूरिज्म बनने की। दूसरा हो सकता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में आपके पास फिब्रिलिन प्रोटीन होती है जो कि स्कैफोल्डिंग प्रोटीन होती है, अगर उसमें वो ना हो तो उसकी वजह से भी आपके पास यहाँ पे एन्यूरिज्म हो सकता है। तीसरी चीज़ होती है आपका एहलर-डार्नर सिंड्रोम, ठीक है। एहलर-डार्नर सिंड्रोम में आपका कोलेजन टाइप 4 नहीं होता, ठीक है, तो वो आपकी एक वजह हो सकती है, ठीक है ना। तो ये मैं बताइएगा जिसमें आपके पास डिफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू सिंथेसिस, मतलब इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है वो हो सकती है डिफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू, दे कैन बी डिफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू सिंथेसिस हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके पास कि एक्सेसिव कनेक्टिव टिश्यू डिग्रेडेशन। वो कब हो सकती है? वो तब हो सकती है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल एक प्लाग बना है, ठीक है, और वो जो प्लाग बना है ना वेसल के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है और वहाँ से बहुत ज़्यादा MMPs रिलीज हो रहे हैं, या तो MMPs इसको डाइजेस्ट करें, या जो MMP के इनहिबिटर्स होते हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है। अगर MMP ज़्यादा हो गए हैं, MMP के इनहिबिटर्स कम हो गए तो तभी इसकी कनेक्टिव टिश्यू की डिग्रेडेशन होगी, तो वो वजह हो सकती है। और तीसरी वजह हो सकती है कि स्मूथ मसल लॉस हो रहा है। स्मूथ मसल लॉस क्यों हो रहा है? स्मूथ मसल लॉस की वजह यही होती है कि आपके पास देखो, जब मैंने कहा कि आपका प्लाग बन रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी 3 लेयर है वेसल की, ठीक है, ये आपका प्लाग बन रहा है, तो आपके पास प्लाग बनने की वजह से क्या हो रहा है? अगर मैं बता रही हूँ ये मीडिया वाली लेयर है, तो मीडिया वाली लेयर को जो यहाँ से ब्लड पहुंच रहा था वो यहाँ से ब्लड जा रहा है, वो डिफ्यूजन डिस्टेंस बढ़ गया। दूसरा ये कि आउटर मीडिया वाली लेयर होता है वेजा वेजोरम, जो वेजा वेजोरम होता है ना आपका, वो भी वो कहते हैं कि उसको भी आपको पता है कि सिस्टमिक हाइपरटेंशन भी चली होती है, वो भी वीक हो जाता है। तो मीडिया को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुंच रही है, मीडिया बहुत ज़्यादा वीकन हो गया है, और मीडिया की वीकन और मीडिया में क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं, तो स्मूथ मसल तो लॉस हो जाता है, और स्मूथ मसल में ना डिफरेंट चेंजेस आ लगता है। स्मूथ मसल जो है वो मतलब उदास हो जाता है, उसमें डिफरेंट चेंजेस आ लगता है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। उसके बाद नंबर 2 क्या होता है कि उसमें ना आपके पास जो ECM सिंथेसिस होती है वो इनएडिक्वेट हो जाती है, इनएडिक्वेट ECM सिंथेसिस होती है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ अमॉर्फस प्रोटीओग्लाइकेन्स आने लगते हैं, प्रोटीओग्लाइकेन ज़्यादा आने लगते हैं, ECM कम आने लगता है, फाइब्रोसिस होने लगती है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टिक मीडिया डिहाइड्रेशन। और इसमें सिस्टिक मीडिया एक्चुअली में सिस्ट नहीं बनती, बस ये होता है। तीनों तरह के आपके पास या तो डिफेक्टिव कोलेजन सिंथेसिस हो सकती है जो कि TGF बीटा म्यूटेशन की वजह से, फिब्रिलिन मार्फन डिजीज की वजह से, एहलर-डार्नर सिंड्रोम की वजह से, या फिर आपके पास कनेक्टिव टिश्यू डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, MMP ज़्यादा होने की वजह से, MMP के इनहिबिटर्स कम होने की वजह से, या फिर आपका स्मूथ मसल लॉस हो रहा है जिसमें आपके पास इंटमा का वीकनिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि 3 मेजर तरह के आपने ना, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये होते हैं जो है ना एन्यूरिज्म, ठीक है। अब इसके 3 मेजर टाइप्स रखो। एक आपका होता है एथेरोस्क्लेरोटिक, ठीक है। जो एथेरोस्क्लेरोटिक होता है ना वो आपके पास सबसे कॉमन होता है जो कि आपके एब्डोमिनल एओर्टा में बनता है, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा पे बहुत कॉमनली ये बनता है, ठीक है। ये आपका प्लाग बना है, आप देखो ना, और खासतौर पे वो भी इंफ्रारीनल पोर्शन में, इंफ्रारीनल पोर्शन में आपके पास यहाँ पे ये बनता है एब्डोमिनल एओर्टा में, तो ये आपके पास बनता है एथेरोस्क्लेरोटिक की वजह से। दूसरा आपके पास होता है माइकोटिक। जो माइकोटिक होता है ना वो यूजली आपकी सुप्रारीनल पोर्शन में बनता है। और तीसरा आपका होता है सिफिलिटिक, ठीक है। सिफिलिटिक आपके जो है वो उसमें बनते हैं आपके जो है एसेनिक एओर्टा में। आपको सिफिलिटिक की पिक्चर दिखा देती हूँ। ये जो होता है ना फॉर एग्जांपल सिफिलिटिक आपकी एसेनिक एओर्टा की पोर्शन में, जैसे द एसेनिक एओर्टा का पोर्शन, उसमें बहुत कॉमनली बनता है। एक ये भी आपकी पिक्चर है इसमें। अच्छा सिफिलिक में बता देती हूँ इसके फीचर पता है क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आपके ना फाइब्रस स्कार्स बनते हैं वेसल वॉल के अंदर, वहाँ पे आपको ट्री बार्किंग का नजर आती है और लीनियर कैल्सिफिकेशन भी मिलती है। दूसरा सिफिलिटिक एन्यूरिज्म में जब ये होता है ना कि आपका एओर्टिक एन्यूरिज्म की जब आपके पास यहाँ पे होता है ना एन्यूरिज्म की वजह से क्या होता है कि जब आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल जब आपके पास रिलैक्स करेगा तब भी वो आपका तो एसेनिक एओर्टा तो डायलिटी रहेगा, तो वो ब्लड वहाँ से पीछे आएगा, यानी कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगी, एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस होगी। इनकॉम्पिटेंस की वजह से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा हार्ट बढ़ जाएगा। उसको यहाँ पे काउस हार्ट या फिर इसको हम जो भी आपका काउस हार्ट कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से देखो ये आपके पास ये होगी, और ट्री बार्किंग का इस तरह की होती है, ठीक है। ये आपके सिफिलिटिक एन्यूरिज्म में हो जाती है। अच्छा उसके बाद हमने बताना है यहाँ पे आपका एथेरोस्क्लेरोटिक में बता रही थी कि ये ना आपका एब्डोमिनल एओर्टा में होता है, ट्रॉमा की वजह से, कंजेनिटल इफेक्ट की वजह से हो सकता है। और माइकोटिक एन्यूरिज्म जो होता है वो होता है किसी की इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। और वो मैंने बताया कि उसमें एम्बोलाइजेशन हो सकती है, किसी सेप्टिक अम्ला की, या फिर कोई एडजेसेंट इन्फेक्शन आ सकता है, या फिर सेप्टिसीमिया हो सकता है। और सिफिलिटिक का मैंने बता दिया, ठीक है, वो भी आपको हो जाता है। सिफिलिटिक में आपके पास यहाँ पे ऑब्लेटिव एंडोराइटिस हो जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे जो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है वही मैंने बताया कि आपका एओर्टिक आर्च और डिस्टेंस थोरेसिक एओर्टा में आपका काफी कॉमन होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही होता है। ECM की रेगुलेशन होती है, वहाँ पे प्यूरिटिक एंजाइम रिलीज होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। अब आपका जो डिसेक्टिक एन्यूरिज्म है वो एसेनिक एओर्टा और आर्च एओर्टा में होता है। जो सिफिलिटिक होता है वो एसेनिक में होता है, माइकोटिक सुप्रारीनल में होता है, जो एथेरोस्क्लेरोटिक होता है वो इंफ्रारीनल एब्डोमिनल एओर्टा में होता है, ठीक है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी वो ये है, देखो मेजर चीज़ तो मैंने ये बताया कि अभी हम बता चुके हैं कि आपका जो AAA है वो इंफ्रारीनल पोर्शन में होता है, जिसकी 15 सेंटीमीटर आपके पास डायमीटर हो सकता है, आपके पास इतनी जो है वो लेंथ हो सकती है। तो मेजर चीज़ अपने यहाँ पे ये याद रखनी है कि इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, डेफिनेटली मीडिया ही थिन हो जाएगी, मीडिया की ही एट्रोफी होगी, ठीक है। और वहाँ पे आपको हो सकता है कि एन्यूरिज्मल सैक के अंदर म्यूरल थ्रोम्बाई पड़े हों, ठीक है। अब एक होता है आपका इन्फ्लेमेटरी टाइप। इन्फ्लेमेटरी टाइप में क्या होता है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, ज़ाहिर सी बात है उसकी जो आपके पास जो पेरी एओर्टिक फाइब्रोसिस होगी, और साथ साथ वहाँ पे लिम्फोप्लाज्मोसिटिक सेल की इन्फिल्ट्रेशन होगी, आपको वहाँ पे मैक्रोफेजेस मिलेंगे और जॉइंट सेल मिलेंगे। एक इन्फ्लेमेटरी टाइप होती है IgG4 रिलेटेड डिजीज से रिलेटेड, जिसमें
क्या होता है कि आपको वहाँ पे फाइब्रोसिस के साथ साथ IgG4 एक्सप्रेसिंग प्लाज्मा सेल्स मिलते हैं। अब जब भी आपके पास IgG4 रिलेटेड डिजीज होती है तो उसमें पैंक्रियास, बिलियरी सिस्टम, थायराइड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड वो भी इन्वॉल्व होते हैं और आपके पास एओर्टा में क्या होगा, आर्टराइटिस और पेरी आर्टराइटिस, ठीक है। और मायोकार्डियम में क्या होगा, सर्कुलेटिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। जब आपके पास फॉर एग्जांपल सर्कुलेटिंग ऑर्गेनिज्म में किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पे कोई भी आपका जाने के गंदा सा ऑर्गेनिज्म हो गया, वो किसी इसके अंदर आ गया तो इसको सीड करेगा यहाँ पे बैक्टीरिया को, यहाँ पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन फर्दर पास करेगा। कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो किडनी या लेग, स्पाइनल कॉर्ड या फिर जीआईटी के लेवल पे ब्लड कम चला जाएगा, एम्बुलेंस बन सकता है, किसी भी एडजेसेंट स्ट्रक्चर को, यूरेटर को या फिर किसी भी नर्व को या वर्टेब्रा को इंपिंज कर सकता है, एब्डोमिनल मैस बन सकता है या रप्चर कर सकता है। जब वो रप्चर करता है तो आपके पास वो इमरजेंसी होती है। नॉर्मली उनका साइज 4 सेंटीमीटर से कम है तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जैसे ही 4 to 5 सेंटीमीटर होता है तो आपके पास जो रिस्क होता है वो 1% पर ईयर बढ़ जाता है रप्चर होने का। अगर 5 to 6 होता है तो आपको जो रिस्क होता है वो 11% बढ़ जाता है। अगर 6 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है तो रिस्क आपका 25% जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए हम यहाँ पे सर्जिकल ग्राफ्टिंग करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हम स्टेंट डाल देते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे स्टेंट डाल दोगे तो आपको पता है ब्लड यहाँ पे सीधा जाएगा और यहाँ से इधर उधर चल जाएगा, कहीं भी ये बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रप्चर ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक एओर्टिक एनेरिज्म में क्या होता है कि इसकी वजह हो सकती है हाइपरटेंशन या बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व या मार्फन सिंड्रोम या फिर आपका टीजीएफ बीटा की म्यूटेशन आ गई है। इसमें भी आपके पास क्योंकि थोरेसिक एओर्टा है तो वहाँ पे एसोफेगस को या फिर ट्रैकियो को कंप्रेशन बढ़ सकता है, तो रेस्पिरेटरी या फीडिंग डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये होता है ना, ये एनेरिज्म है, ये इंपिंज करेगा सराउंडिंग स्ट्रक्चर को। परसिस्टेंट कफ हो सकती है, रिकरेंट लारिंजियल की वजह से पेन भी हो सकती है, कार्डियक डिजीज हो सकता है। अच्छा, डिसेक्शन क्या होता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की वजह से ऐसा होता है ना कि अगर आपकी, पहले तो मैंने बताया था कि एन्यूरिज्म में वेसल वॉल वीक होकर डायलेट करी थी, यहाँ पे ये हो रहा है कि असल में होता है या तो हाइपरटेंशन की वजह से बाहर से वेजा विजोरम में थिन हो जाता है या स्मूथ मसल ड्रॉप आउट हो जाता है। मेनली यहाँ पे सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है ना वो वेसल वॉल के अंदर मेनली इंटरनल टीयर होता है, ठीक है। और उससे इंटरनल टीयर से ये वेसल वॉल के अंदर बेसिकली मीडिया में, और मीडिया में भी आपके जो है वो मिडल और आउटर थर्ड जो होता है मीडिया का, वहाँ पे क्या करता है कि जो ब्लड होता है वो अंदर चला जाता है, डाइसेक्ट कर जाता है मीडिया के प्लेन्स को, ब्लड प्लेज इनटू दी लेमिनर प्लेन्स ऑफ द मीडिया, तो इसको हम यहाँ पे एओर्टिक डाइसेक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर ये फॉर एग्जांपल हमने कहा था ना कि एक जगह से तो ये एंटर करे एंटेमा से, दूसरी जगह से अगर एडवेंटेजेस से रप्चर कर जाए तो ब्लीडिंग कॉज करेगा और बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दो तरह के लोगों के एज ग्रुप में होता है, एक तो जो 40 से 60 साल के जो बूढ़े लोग होते हैं, लड़के आदमी, और दूसरा जिन लोगों को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे मार्फन सिंड्रोम है उन लोगों में। प्रेगनेंसी में हो सकता है पेरीनेटल स्ट्रेसेस की वजह से, हार्मोन रिलेटेड की वजह से, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या अंडरलाइंग मीडियल फाइब्रोसिस की वजह से ये नहीं होता, क्योंकि वो इसकी प्रोपगेशन डाइसेक्टिंग हिमाटोमा की प्रोपगेशन को प्रिवेंट करते हैं। पैथोजेनेसिस यहाँ पे यही बताया कि हाइपरटेंसिव भी हो सकता है, नॉन हाइपरटेंसिव भी हो सकता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट में यही होता है कि आपके पास स्मूथ मसल जो होता है ना उनका लॉस हो जाता है और मैं कहता है वेजर भी वीकन हो जाता है, और कुछ लोगों में ट्रांसिएंट एब्रप्ट ब्लड प्रेशर राइज होने की वजह से या कोकीन अब्यूज की वजह से हो सकता है, और दूसरे लोग जिनमें कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे मार्फन सिंड्रोम है, कॉपर मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव है या एरिडानल सिंड्रोम में होता यही है कि आपका इंटरनल टीयर में कोई इंटरनल टीयर आता है और उसकी कोई ट्रिगर जो है वो होती है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखिए तो वो कहते हैं कि आपने लगता है कि इंटरनल टीयर जो होता है ना वो यूजुअली आपके जो एसेनिंग आयोटा होता है उसके 10 सेंटीमीटर बाहर होता है, और ये आपका ट्रांसवर्स भी हो सकता है, ओब्लीक भी हो सकता है, ठीक है। आपने ये चीज़ रखनी कि इसके शार्प जैग्ड एजेस होते हैं, आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं शार्प जैग्ड एजेस, ठीक है। रिट्रोग्रेड फ्लो भी हो सकते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, और यानी कि अवे भी हो सकता है। अब इसकी वजह से वो कहते हैं कि मैंने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा खतरे की बात ये तब होती है अगर ये एसेनिंग आयोटा के करीब हो, ठीक है, क्योंकि जब ये एसेनिंग आयोटा के करीब डायसेक्शन होगी और अगर वो रप्चर कर जाती है फॉर इंस्टेंस तो कार्डियक टेम्पोनेट, क्योंकि पेरिकार्डियल सैक में सारा का सारा ब्लड चला जाएगा, जो कि बहुत खतरे की बात है। अच्छा, कुछ केस में क्या होता है डबल बैरल आयोटा, फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना कि ये आपको होता है ये इंटिमल लेयर है, दूसरी साइड की बना रही हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटिमा में टीयर आ गया, ठीक है, इंटिमा में टीयर आ गया, यहाँ पे ब्लड सारा का सारा इंटिमा में आ गया है, और दूसरी यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इंटिमा में टीयर है, ठीक है, और एक और इंटिमा में टीयर है, ठीक है, और वहाँ से ब्लड सारा का सारा निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से ब्लड सारा का सारा अंदर आ रहा है आपके इस इंटरमीडिएट से, ये आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमल टीयर, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका डिस्टल टीयर, ठीक है ना। तो मतलब ये आपको बस इस तरह से बन जाता है कि एक चैनल ही बन गया। फॉर एग्जाम्पल ये आपको बस बताना कि 2 टीयर थे, ठीक है ना, तो 2 टीयर जो थे ना वो आपके पास एक चैनल ही बना देते हैं कि यहाँ से ब्लड आके इधर से पास करता है। लेटर ऑन ये चैनल भी एंडोथेलियस हो जाता है और आपके पास डबल बैरल आयोटा, यहाँ से भी ब्लड पास कर रहा था, यहाँ से भी ब्लड पास करता है, उसको यहाँ पे हम डबल बैरल आयोटा कहते हैं। मेन जो पैथोलॉजी होती है वो सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यही वाली चीज़ें जो कि आपके पास उसमें भी हो रही थी। एओर्टिक डायसेक्शन में क्या हो रहा था यहाँ पे कि आपका फाइब्रोसिस होती है, स्मूथ मसल ड्रॉप आउट हो जाता है, लैटरल टिश्यू फ्रेगमेंटेशन होती है, और साथ यहाँ पे आपके पास अमोर्फस लिच ग्लाइको जो होता है ना वो ग्लाइकोन मटीरियल्स वो जो है ना वो बन जाता है। अच्छा, अगर ऐसा होता है ना कि डबल बैरल आयोटा होता है तो इसमें ट्रू और फॉल्स लुमेन हो जाता है। ट्रू लुमेन होता है वो राउंड होता है, ओवल होता है, उसमें सिस्टोलिक डॉपलर वेलोसिटी जो है उसकी हम करते हैं, और यहाँ पे जो फॉल्स होता है वो क्रेसेंटिक और स्लगिश होता है, और उसमें हम डॉपलर वेलोसिटी नहीं करते। कॉन्सिक्वेंसेज में ना यहाँ पे मेनली इसकी दिखाई गई है, इसकी क्लासिफिकेशन 2 क्लासिफिकेशन होती है, स्टैनफोर्ड और डी बेके। अब मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। स्टैनफोर्ड में ना 2 होती है, ये आपके पास ये जो दोनों क्लासिफिकेशन है, दीज आर स्टैनफोर्ड टाइप ए, ये होती है प्रॉक्सिमल रीजन, जिसमें या तो आपके पास असेंडिंग, इसमें असेंडिंग आयोटा तो इन्वॉल्व होती है
होती है विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिसेंडिंग ऑल्सो। DBK1 में असेंडिंग भी है, AORH भी है, डिसेंडिंग भी है, DBK2 में सिर्फ असेंडिंग होता है, ठीक है। और DBK1 और 2 मेक द स्टैनफोर्ड 1, जिसको प्रॉक्सिमल नेटवर्क कहते हैं, जिसमें आपके पास असेंडिंग आयोटा विद एंड विदाउट डिसेंडिंग आयोटा। लेकिन जो DBK2 होती है स्टैनफोर्ड 3, DBK3 होती है स्टैनफोर्ड 2 होती है, इसमें सिर्फ आपका डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा होती है। अब इसमें एक ही चीज़ अगर कि डाइसेक्टिंग से आते हैं कि आपके पास डाइसेक्टिंग पेन होती है, बहुत ज़्यादा शार्प थ्रोबिंग पेन होती है, जो कि एंटीरियर चेस्ट से लेके पीछे बिहाइंड बोथ जो आपकी होती है ना स्कैपुला, उसके दरमियान के रीजन तक जा रही होती है। मोस्ट कॉमन कॉज जो डेथ होती है वो ये होती है कि अगर पेरिकार्डियल कैविटी में डायसेक्शन रप्चर कर जाए। दूसरा रेट्रोग्रेड भी ये जा सकती है कि एओर्टिक रूट से जा रही है ना, देखो अगर मैंने बताया ना कि एओर्टा की ये रूट में बन गई है, ठीक है, और वहाँ से अगर फॉर एग्जांपल इसने कार्डियक जो वल्वुलर अपरेटस है उसको डैमेज कर दिया या कॉर्नरी आर्टरी पे कंप्रेशन कर दी तो भी हमारे लिए मसला हो सकता है, ठीक है। और ये आपकी जो है ना वो स्पाइनल आर्टरीज में भी ट्रांसवर्स माइलाइटिस कॉज करा सकती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वेस्कुलाइटिस, ठीक है। वेस्कुलाइटिस क्या होता है? जाहिर सी बात है आपकी वेसल्स की इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शियस भी हो सकता है, और दूसरी जो इसकी वजह होती है वो होती है इम्यून कॉज, ठीक है। यानी कि एक तो ये हो सकता है ना कि आपको पता है सर्कुलेटिंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म उसने आपके वेसल को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी इन्फ्लेमेशन शुरू कर दी, ठीक है। दूसरा आपको होता है इम्यून मीडिएटर। इम्यून मीडिएटर में ये होता है कि या तो आपके पास ऑटो एंटीबॉडीज बनती है आपके एंडोथेलियल सेल्स के खिलाफ, या आपके एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म है उसकी किसी कंपोनेंट के खिलाफ बनती है, या फिर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि आपके एंडोथेलियल सेल पे डिपॉजिट होते हैं, या फिर ऑटोरिएक्टिव टी सेल्स होते हैं जो कि आपकी एंडोथेलियम को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि दो वजह हो सकती है, पर आपको ये बताना चाहिए कि वेस्कुलाइटिस क्या है। इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल वॉल व्हिच कैन बी इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लेमेशन और डायरेक्टली वैस्कुलर इन्वेजन ऑफ द इन्फेक्शियस पैथोजेनेसिस, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस का मैंने बता दिया है कि या तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होती है, या एंटी न्यूक्लियोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी बनती है, या आपके पास एंटी एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडी है, या फिर आपके ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स होते हैं, ठीक है। अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखो कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। दो आपको बताना कि तीन तरह के हो सकते हैं। एक आपका होता है लार्ज वेसल्स में होता है, एक आपका होता है मीडियम वेसल्स में होता है, एक आपका होता है स्मॉल वेसल्स में होता है। लार्ज वेसल्स में दो होता है, आपको पता है ना, जीटी रोड होती है। एक आपको होता है जॉइंट सेल आर्टराइटिस, ठीक है, उसको हम जीटी रोड नहीं होता, जॉइंट सेल आर्टराइटिस को यहाँ पे टेम्परल आर्टराइटिस भी कहते हैं, क्योंकि टेम्परल आर्टरी में सबसे पहले डिस्कवर होता है, उसको यहाँ पे हम क्रेनियल आर्टराइटिस भी कहते हैं। सिर्फ ये कि यहाँ पे सबसे पहले बायोप्सी करके डिस्कवर होता है। दूसरा होता है टाकायासु आर्टराइटिस, ठीक है। टाकायासु आर्टराइटिस को हम यहाँ पे पल्सलेस भी कहते हैं, इसको यहाँ पे एओर्टिक आर्च सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, आगे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी पल्स बहुत कम मिलती है। मीडियम वेसल्स जो होती हैं उसमें क्या क्या होता है, आपके पास दो, आपको पता है मैंने दो एटियोलॉजी बताई है। एक होती है जिसमें आपके पास ऑटोइम्यून एटियोलॉजी है, एक क्या होता है कि आपके पास एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडी बनती है आपके कवासाकी डिजीज में, ठीक है। कवासाकी डिजीज होता है, केस रखो यहाँ पे किड्स में होता है, ये किड्स में, ठीक है। इसमें एंटी एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडी बनती है। दूसरा होता है कि जिसमें ना आपके ऑटोइम्यून इन नेचर होता है, और एक्चुअली ऑटोइम्यून तो होता ही है लेकिन ज़्यादा इन्फेक्शियस में नहीं होता, ठीक है। इन्फेक्शियस होता है मेनली क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है। इसमें आपके पास हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं वेसल वॉल में, जो कि आपका होता है पॉलीआर्टराइटिस नोडोजा। तो कवासाकी डिजीज और पॉलीआर्टराइटिस नोडोजा एक मीडियम वेसल वॉल का वेस्कुलाइटिस होता है। और स्मॉल में आपने रखते हैं जो स्मॉल वेसल्स होता है ना, सबसे पहले तो यार को यहाँ पे स्मॉल में आपका एम आ रहा है तो इसमें यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंगाइटिस आ जाता है नंबर 1, ठीक है। एम को डबला करो तो एम को उल्टा करो तो डब्ल्यू बन जाता है, तो आपका वेगनस ग्रेनुलोमेटोसिस बन जाता है। वेगनस ग्रेनुलोमेटोसिस को हम यहाँ पे ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंगाइटिस बी कहते हैं, तो उसको डब्ल्यूजी कह लो या GWP कह लो, ठीक है। वेगनस ग्रेनुलोमेटोसिस या फिर ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंगाइटिस कह सकते हैं। और लास्ट में आपका जाता है जिसको क्या कहते हैं श्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम, ठीक है, श्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम, ठीक है। तो उसमें भी आपका स्मॉल वेसल होता है। तो ये आपने रखना है। लार्ज आपका होता है जॉइंट सेल आर्टराइटिस या टाकायासु, मीडियम वेसल में आ जाएगा कवासाकी डिजीज जिसमें एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडी बनती है और आपका पॉलीआर्टराइटिस नोडोजा, और स्मॉल वेसल में माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंगाइटिस है, वेगनस ग्रेनुलोमेटोसिस है, और आपका ये स्ट्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन जो होती है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन जो है वो दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। या तो मैं आपको बताती हूँ, या तो नंबर 1 ये हो सकता है कि आपका मैं अब बता रही हूँ कि एटियोलॉजी बता रही हूँ कि नॉन इन्फेक्शियस क्या क्या हो सकता है। उसमें यहाँ पे मैंने बताया कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ना वो दो तरीके से बन सकते हैं। या तो होता है कोई ड्रग आया, ठीक है, उसमें ड्रग हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। आपके पास दो तरह की ड्रग, एक होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या करती है कि आपके पास ना आपकी खास तौर पे ये बाइंड करती है आपकी जो एंटीबॉडीज, उसके नाम है उसका आरबीसी होते हैं, उनके एंटीजन को बाइंड करके उनको हेप्टेन बना देती है। तो उनके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, मतलब हमारी बॉडी उनको पहचाने से इनकार कर देती है और उनको कहती है कि भाई नहीं फॉरेन एंटीजन है। और दूसरा आपके पास कोई एंटीबॉडी होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में आके ही ये मॉडिफाई होता है, तो इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। और जो एंटीबॉडीज होती है वो आपकी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बना के आपकी वेसल्स में जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और दूसरी जो चीज़ होती है वो आपके पास होती है, मैं बता रही हूँ कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे बनते हैं। ड्रग हाइपर सेंसिटिव वेस्कुलाइटिस हो सकता है, दूसरा होता है इन्फेक्शियस वेस्कुलाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे बन सकते हैं, एक ड्रग्स की वजह से बन सकता है, दूसरा इन्फेक्शियस वेस्कुलाइटिस। इन्फेक्शन आपको पता है, मैंने बताया कि जैसे आपके पास पॉलीआर्टराइटिस नोडोजा होता है तो उसमें आपके पास यहाँ पे हेपेटाइटिस बी जो होता है ना उसका एंटीजन और साथ उसकी एंटीबॉडी, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये तो इम्यून कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट आपका होता है एटियोलॉजीज में आपको होता है एन का एंटीबॉडी बनती है, जो एंटी आपके पास एक यहाँ पे होती है, दीज आर नोन एज एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है। एन का कौन सी होती है, एन का कहते हैं यहाँ पे एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। अब इसमें जो है ना वो दो तरह की एन का होती है, एक होती है PN का, ठीक है, और एक आपकी होती है CN का, ठीक है। जो आपकी होती है ना CN का वो आपकी होती है साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक्चुअली अब जैसे आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर यू हैव द न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स, और न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स के अंदर आपके पास एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं प्रोटीनेज 3, ठीक है। अब प्रोटीनेज 3 होती है जिसको PR3 भी कहते हैं। अब इस PN का को यहाँ पे एंटी PR3 का भी कहते हैं, क्योंकि
एक्चुअली ये CN का इस PR3 के खिलाफ होती है, ठीक है। PR3 एक ऐसी एंटीजन होता है जो कि हमारे बहुत सारे जो आपके होते हैं ना माइक्रोब्स, उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री रखता है, जिसकी वजह से जब वो स्पेसिफिक माइक्रोब्स आते हैं तो एंटीबॉडीज बनती है जो कि इनके खिलाफ बनती है, लेकिन वो इनके खिलाफ भी बन जाती है, मतलब इसके खिलाफ भी बन जाती है। और दूसरा आपको PN का जो होती है, एक आपका होता है लाइसोसोमल ग्रेन्यूल एंजाइम जिसको कहते हैं माइलोपेरोक्सीडेज, जो कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनाता है। और पोली जो होता है ना आपका पोली क्या नाम है इसका, आपका जो है जो हम उसमें देते हैं आपका प्रोपाइल थायोरेसिल जो है, ये आप देते हैं ना उसमें थायराइड के डिजीज में, तो ये जो आपको होता है ना वो भी आपका MPO बना देता है, ठीक है। लेकिन खैर सॉरी PN का बना देता है। तो इसके खिलाफ जो बनता है आपके पास MPO के खिलाफ जो बनता है उसको हम PN का कहते हैं। तो PN का आपकी इसके खिलाफ बनता है, ठीक है, और CN का आपकी इसके खिलाफ बनता है। फिर PN का मैंने बता दिया कि आपके पास यहाँ पे पेरीन्यूक्लियर होता है, ठीक है, P वैसे पेरीन्यूक्लियर से कहते हैं उसको, ये साइटोप्लाज्मिक होता है। और जो मेन याद रखने की जो CN का होता है वो यहाँ पे वेगनस ग्रेमेटोसिस होता है, उसमें आपका CN का बनता है, जबकि जो PN का बनता है वो बनता है माइक्रोस्कोपिक पोलियंगाइटिस में। और उसके अलावा आपको ये बनता है इन दी पोलीआर्टराइटिस नोडोजा, ठीक है, ऐसे है ना, ये आपका बनता है यहाँ पे आपका PN का बनता है माइक्रोस्कोपिक पोलियंगाइटिस में, सॉरी उसके अलावा बनता है आपका स्ट्रोक सिंड्रोम में, ठीक है, आपका स्ट्रोक सिंड्रोम, ठीक है, क्या नाम है इसका, स्ट्रोक सिंड्रोम में बनता है, ठीक है। तो आपको जो PN का बनता है, जो CN का बनता है वो आपके पास ग्रेमेटोसिस में बनता है, और आपको जो PN का होता है वो बनता है हिंदी इसमें आपका PN का बनता है आपका जो है ना वो क्या नाम है इसका, माइक्रोस्कोपिक पोलियंगाइटिस में, स्ट्रोक सिंड्रोम में, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मॉल वाले होते हैं उनमें बनता है, सारे स्मॉलों में बन रहा है, एंड का जो देखो स्मॉल में बन रहे हैं, इसमें बन रहा है, दूसरे इनमें बन रहा है। अच्छा, वो कहते हैं कि बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि आपके पास जो है ना ये एनका एंटीबॉडी जो होती हैं, ये मतलब हमारे बॉडी के एंटीजन हैं, तो इनके खिलाफ एंटीबॉडी क्यों बनती है। एक तो वो कहते हैं कि नंबर 1 वजह ये होती है कि ये आपके सेल्स के अंदर बहुत लो लेवल पे एक्सप्रेस होती है। दूसरी वजह ये होती है कि ये जो होता है ना ल्यूकोसाइट, जिनकी अपोप्टोसिस होने वाली है, ये उनके सर्विस पे एक्सप्रेस होते हैं। अब जब ये उन सर्विस पे एक्सप्रेस होंगे तो ऑब्वियसली वो सेल को तो वैसे बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यही होता है कि जब आपके पास कोई भी ड्रग आता है, ये क्रॉस रिएक्टिव माइक्रोबियल एंटीजन आता है, तो ये जो एनका उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो अपने सरफेस पे PR3 और MPO को एक्सप्रेस करने लगते हैं डिफरेंट साइटोकाइन्स की वजह से, इन्फ्लेमेशन मिला जाता है, TNF रिलीज होता है, तो आपके न्यूट्रोफिल्स जो दूसरे सेल्स होते हैं वो PR3 MPO को एक्सप्रेस करने लगते हैं। जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली आपके इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और वो उसको डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि आप डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, क्योंकि एनका होती है ना वो डायरेक्टली न्यूट्रोफिल की एक्टिवेशन कॉज करती है, और न्यूट्रोफिल जब एक्टिवेट होगा तो वो उसके ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे जिसमें बहुत ज्यादा एंजाइम होते हैं, माइलोपेरोक्सीडेज है और पता नहीं क्या क्या एंजाइम है, ग्रैंजाइम्स हैं, ठीक है, और दूसरा आपके रिएक्टिव स्पीशीज भी रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, इस वाले हम यहाँ पे जो एनका के खिलाफ एंटीबॉडी उसको पॉसिमिन में कहते हैं, क्योंकि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, इसमें आपके पास सेलर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। एंटी एनोथिन सेल एंटीबॉडी आपको पता है कावासाकी डिजीज में, और ऑटोरिएक्टिव T सेल आपके जो है ना वो ग्रैनुलोमास में बनते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं जाइंट सेल आर्थराइटिस पे, ठीक है। आपका जो होता है ना जाइंट सेल आर्थराइटिस, ये हमें पहली टाइप पढ़ने लगे हैं, विच इज द जाइंट सेल आर्थराइटिस। इसको मैंने बताया कि आप टेम्पोरल आर्थराइटिस भी कहते हैं, उसको यहाँ पे हम क्रेनियल आर्थराइटिस भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वहीं पे डायग्नोस किया जाता है। ये होता क्या है, इसमें आपने बताना है ग्रेनुलोमैटिस इन्फ्लेमेशन होती है, ग्रेनुलोमास बनते हैं, ग्रेनुलोमैटिस इन्फ्लेमेशन बनती है कहाँ पे, आपकी लार्ज वेसल्स पे। बुक में लिखा हुआ है स्मॉल वेसल्स भी होती है, लेकिन मेरी आपने लार्ज वेसल में कहाँ की लार्ज वेसल, हेड की। लेकिन हेड के अलावा और कौन सी वेसल इन्वॉल्व हो सकती है, इसके अलावा आपको पता है कि आपकी जो वर्टेब्रल आर्टरी होती है ना, जो आपकी वर्टेब्रल वेसल्स होती है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। आपकी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। और दूसरा आपका एओर्टा भी इन्वॉल्व हो सकती है, एओर्टा इन्वॉल्व, तो उसको यहाँ पे हम जाइंट एओर्टाइटिस कहते हैं। तो ये आपके पास इन्वॉल्वमेंट है वो हो सकती है। पहले जैसे आपने बताया कि आप जाइंट से आ रखो, यहाँ पे होता है ना जाइंट, तो जाइंट के T से आपने 3 चीजें आ रखनी है। T से आ रखने के आपके पास T सेल मीडिएट, यहाँ पे T सेल मीडिएट इम्यूनिटी यहाँ पे एक्टिवेट होती है। इसे रखने के आपके पास TNF इसकी पैथोलॉजी में इन्वॉल्व है, और इसी से आपने रखना है यहाँ पे कि आपके पास NT एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडी भी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो ये आपकी इसकी पैथोजेनेसिस चीज है कि T सेल में इम्यूनिटी होती है, TNF यहाँ पे होता है, एंटीबॉडी होती है। क्लिनिकल फीचर यहाँ पे क्या होते हैं कि जो पेशेंट होता है, आपने रखा है कि जाइंट सेल आर्थराइटिस और ट्राकोसोको में यही डिफरेंस है कि जाइंट से रखो यहाँ पे जाइंट, तो जाइंट का मतलब है कि बहुत बड़ा बुड्ढा, ठीक है, 50 ईयर्स से ज्यादा के लोगों में होती है। और इसके अलावा रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये फीवर, वेट लॉस वगैरह, लेकिन अदरवाइज टेम्पोरल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पास फेशियल पेन होती है, हेडेक होती है, और पेनफुल टू पाल्पिटेशन होती है, ऑक्यूलर में डिप्लोपिया हो सकता है, कंप्लीट विजन लॉस हो सकता है। अच्छा, ये आप देखते हैं कि ये पैची जो होता है ना वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, तो इसकी वजह से जब आप इसको बायोप्सी लिखते हो तो हो सकता है जिस सैंपल की आप बायोप्सी लो वो आपको ना मिले, तो आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है ताकि आपको ज़्यादा जो है ना वो सैंपल मिले, उसमें से ज़्यादा डायग्नोस हो। तो वही मैंने कहा कि पैची इन्वॉल्वमेंट होती है, नोडल एंटिमल थिकनिंग इसमें होती है, इसमें ग्रैनुलोमैटिस इन्फ्लेमेशन बनती है, ठीक है। ग्रैनुलोमैटिस इन्फ्लेमेशन में आपको पता है सेंटर में आपके पास नेक्रोसिस होती है, सरने में आपके पास लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस हैं, जाइंट सेल्स होते हैं, और अब यहाँ पे इंटरनल इलास्टिक लैमिना की फ्रेगमेंटेशन भी हुई होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको जाइंट सेल नजर आ रहा है, ये जाइंट सेल है, ठीक है। ये अपने यहाँ पे ना ये आपको बड़ा सा जाइंट सेल नजर आ रहा है, और यहाँ पे क्या है कि देखो इंटरनल इलास्टिक लैमिना यहाँ पे था और यहाँ पे इसकी डिग्रेडेशन हुई है, ठीक है। तो आपने क्या बताना इसकी मॉर्फोलॉजी में, नंबर 1 आप बताओगे कि यहाँ पे नोडल एंटिमल थिकनिंग, इंटिमा जो है वो थिकन हो जाती है, ठीक है, इंटिमा थिकनिंग भी यहाँ पे होती है। दूसरा नंबर 2 पे यहाँ पे क्या होती है, यू हैव द ग्रैनुलोमैटिस इन्फ्लेमेशन होती है। नंबर 3 पे यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास इंटरनल इलास्टिक जो लेमिना ना, इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ठीक है, उसकी फ्रेगमेंटेशन हुई होती है, और जब ये हील करते हैं तो यहाँ पे फाइब्रोसिस भी होती है, और वहाँ पे जो है ना स्कारिंग और थिनिंग होती है मीडिया की।
ओके, बहुत ही सिंपल टाइफाइड आर्थराइटिस की बात करते हैं। इसको हम एओर्टिक आर्च सिंड्रोम भी कहते हैं या पल्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें भी आपके पास एक लार्ज वेसल्स का मेनली ग्रैनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस होता है, जिसमें आपको ऑक्यूलर डिस्टर्बेंसेस भी मिलते हैं और अपर एक्सट्रीमिटीज की पल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। क्योंकि इसमें पता है क्या होता है, इसमें आपने देखा कि मेनली आपका आर्च ऑफ एओर्टा इन्वॉल्व होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो आर्च ऑफ एओर्टा का पोर्शन जिसके बाद सबक्लेवियन वे आर्टरी निकलनी होती है, जो कि आपको पता है आपकी अपर वेसल्स में जाती है। और होता है कि पूरी वेसल में ट्रांसम्यूरल थिकनिंग और फाइब्रोसिस होती है, जिसकी वजह से वेसल का ल्यूमेन इतना ज्यादा ऑक्लूड हो जाता है। यहाँ पे देखो, वेसल का ल्यूमेन इतना ऑक्लूड हो गया है, इतना ज्यादा ऑक्लूड कि वो आपका कहाँ जाना ब्लड आपके अपर एक्सट्रीमिटीज में, तो पल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है अपर एक्सट्रीमिटीज़ की। और यूजुअली आपने देखना है कि यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं वो यंगर देन 50 ईयर्स ऑफ एज होते हैं टाकायासु में, और आपके जाइंट सेल में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे पेशेंट यंगर देन 50 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं, ठीक है। और बाकी हमने देखा था कुछ लोगों में जापानीज एथनिसिटी यहाँ ज़्यादा कॉमन थी, बट हमने इसको फिर भी एसोसिएट नहीं किया, इम्यून हिस्ट्री ही है। मॉर्फोलॉजी ये होता है कि आपके पास मिलता है कि आयोटिक आर्च को ज़्यादा अफेक्ट करता है। आयोटिक आर्च को पता है ना, राइट यू हैव दी राइट ब्रेकियस वेरिक आर्टरी, यू हैव दी लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन, तो मोस्ट ये लेफ्ट सबक्लेवियन को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और इसमें कहा था कि 50% पेशेंट में साथ यहाँ पे रीनल और पल्मोनरी आर्टरी भी होती है। पल्मोनरी आर्टरी की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन, रीनल की वजह से आपके पास सिस्टमिक हाइपरटेंशन, और कोरोनरी आर्टरी की वजह से एमआईबी हो सकता है टाकायासु वाले लोग में। लेकिन होता ये है कि आपके पास इतना ज़्यादा पहले ना ऐसा होता है कि आपके एडवेंटेज होते हैं उसमें इन्फिल्ट्रेट मिलते हैं, वहाँ से आपको फिर से पेरिवास्कुलर कविंग होती है वेजा विजोरम की, फिर वो इन्फिल्ट्रेट आपके ट्रांसमिरल एरिया में आते हैं और आपको होता है ग्रैनुलोमेटस इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे होनी होती है, फिर आपके पास पैचोमेरियल नेक्रोसिस भी होती है। मतलब ओवरऑल क्या होता है कि इतनी ज़्यादा इंटरनल हाइपरप्लेजिया, एडवेंटेशियल फाइब्रोसिस और आपके पास जो ट्रांसमिरल स्क्लेरोसिस होती है, थिकनिंग होती है, कि आपके पास वो बिल्कुल ल्यूमिन अप्रोड कर जाता है। फीचर्स मैंने बता दिया कि आपके पास यहाँ पे सिम्टोमेटिक मतलब आपके पास वैसे तो जनरल फटीग और वेट लॉस वगैरह तो होंगी, लेकिन साथ में रखना कि आप एक्सट्रीमिटीज में ब्लड प्रेशर यानी कि कम हो सकता है, पल्स कम हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं, और आपको जो ऑक्यूलर इफेक्ट आपको होता है कि जो पहले आ रहे थे ना जाइंट सेल में वो था डिप्लोपिया, ठीक है, डिप्लोपिया कंप्लीट विजन लॉस था। और यहाँ पे विजुअल फील्ड इफेक्ट है, फिर रेटिनल हेमरेज, फिर ब्लाइंडनेस होती है। डिजिटल एओर्टा की वजह से पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी की वजह से रीनल आर्टरी की वजह से सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट और डिजीज जिसमें आपकी मीडियम साइज वैसे इन्वॉल्व होती है वो आ जाएगा आपका पॉली आर्टराइटिस नोडोजा और कावासाकी डिजीज। पॉली आर्टराइटिस नोडोजा आपने रखना है कि इसमें पॉली आर्टराइटिस का मतलब है कि सिस्टमिक बहुत ज्यादा वेसल्स इन्वॉल्व होगी, सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस होता है, ठीक है, जो कि मेनली आपकी रीनल और बाकी जितनी भी विजरा की वेसल्स होती है उनको इन्वॉल्व करता है, एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेसल्स। पल्मोनरी वेसल इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। वेस्कुलाइटिस होता है आपकी मीडियम साइज वेसल जिसमें रीनल और विजरा वेसल इन्वॉल्व है, लेकिन पल्मोनरी इन्वॉल्व नहीं होती। और अपने रखना है कि 1/3 ऑफ द केसेस में ना कि एसोसिएट होता है विद हेपेटाइटिस बी वायरस, बट 2/3 केस में एसोसिएट नहीं भी होता, तो इतनी ज्यादा एसोसिएशन भी नहीं है, बट है जरूर, ठीक है। अच्छा, ये हमने कहा था कि इसमें आपने रखना है कि इसमें भी ट्रांसम्यूरल नेक्रोटाइजिंग इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने पहले बताया था कि जो आपके पहले होना है आपके ग्रैनुलोमेटस और आपका जाइंट सेल टाकायासु, इनमें ग्रैनुलोमेटस इन्फॉर्मेशन होती है आपकी दोनों में, पॉली आर्टराइटिस नोडोजा में और जो आपका कावासाकी डिजीज है इनमें नेक्रोटाइजिंग इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और दोनों में ही ट्रांसम्यूरल पूरी लेयर इन्वॉल्व होगी और वो भी सेगमेंटल मतलब पैची होगी, हर जगह पे नहीं होगी। किडनी, हार्ट और लंग और जीआरटी में इन्वॉल्व होती है। ऑब्वियसली जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है और नेक्रोटाइजिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जब वो हील करेगी तो वो स्टीनोस हो जाएगी, तो वहाँ पे परफ्यूजन जब रिपेयर होगी तो अल्सरेशन भी होगा, इन्फार्क्ट भी बनेगी, इस्केमिक आर्टरी भी बनेगी, हेमरेज भी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्रांचिंग पॉइंट होते हैं उसमें ज़्यादा कॉमन है। अक्यूट फेज में यही होगा कि आपको पूरे वेसल्स में ट्रांसम्यूरल मिक्स्ड इन्फ्लेमेटरी सेल मिलेंगे, न्यूक्लियस सेल सब मिलेंगे, फिर नेक्रोसिस होगी, और जो ओल्डर लीजन होंगे उनमें फाइब्रस थिकनिंग होंगी, ठीक है। और आपके पास जो है ना थिकनिंग होगी वो एडवेंटिशियम में एक्सटेंड करेगी, पूरी जगह पे आपको इंसाल्स मिलेंगी। क्लिनिकल फीचर में आते हैं कि इसमें पेशेंट होते हैं वे यंग एडल्ट होते हैं, वैसे तो कहते हैं कि 40 to 60 ईयर्स और भी हो सकते हैं। वैसे तो आपके पास वेट लॉस और यहाँ पे मलेरिया फीवर तो होता ही है और यहाँ पे मेल्जी वगैरह, लेकिन बाकी जो सिम्टम होते हैं वो रीनल आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, वेसल्स की वजह से एब्डोमिनल पेन, ब्लडी शूज हो सकता है, जीआरटी लीजन हो सकते हैं, डिफ्यूज मस्कुलर एक मायल्जिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना लिवर रेटिकुलरिस भी हो जाता है और न्यूरोपैथी भी होती है। लेकिन हम रखना है कि रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है बट ग्लोमेरुलर नहीं होता, ठीक है, नहीं आपके पास लंग इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट आपको जो कावासाकी की डिजीज है कि अक्यूट फेब्रुलर इलनेस होती है जो कि बच्चों में हो जाती है, क्योंकि बच्चों में जो कॉज ऑफ यानी कार्डियक डेथ है ना वो ये है, क्योंकि अब रखना है कि कावासाकी डिजीज आपको किड्स में होती है, कावासाकी डिजीज है आपको यहाँ पे कि इसमें कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। कोरोनरी आर्टरी जब इन्वॉल्व होती है तो पहले तो आपके पास उसकी आर्टरी की वीकनेस उसमें मतलब कोरोनरी आर्टरी में अगर आपके पास यहाँ पे ट्रांसमिट नेक्रोटाइजिंग इन्फॉर्मेशन होती है तो वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे एनेरिज्म बनता है। वो एनेरिज्म जब रप्चर करती है तो वो थ्रोम्बोस निकलता है, वो थ्रोम्बोस से जाके बस हार्ट में जाके वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन कॉज करता है। इसके 4 कॉजेज है मेनली, मतलब इसके ना 4 यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट करके कि नंबर 1 आपके पास कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, नंबर 2 कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो शायद आपके पास वो प्रेजेंट हो, नंबर 3 हो सकता है कि आपके पास साइटोकाइन की इन्वॉल्वमेंट हो, और नंबर 4 आपने रखना है यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास पॉलीक्लोनल बी सेल की एक्टिवेशन हुई है जो कि आपके पास स्मूथ मसल सेल्स को भी एक्टिवेट करे और वो आपके पास मतलब एंडोथेलियल सेल को भी अटैक करे। एंडोथेलियल सेल को अटैक करने वाले आपके पास एंटीबॉडी जो होता है इसमें बनती है, दूसरी जॉइंट सेल आर्थराइटिस में बनती है। मॉर्फोलॉजी हमने यही बताना कि यहाँ पे भी आपका पॉली आर्टराइटिस नोडोजा होता है, सॉरी क्या नाम है आपका, वही ट्रांसमिट इन्फ्लेमेशन होती है, डेंस ट्रांसमिट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे रखना कि इतना ज्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फिब्रिनल नेक्रोसिस इतनी ज्यादा नहीं होती, बट एनेरिज्म फॉर्मेशन यहाँ पे काफी देर तक परसिस्ट करती है, ठीक है। जो क्लिनिकल फीचर्स हमने बच्चे के बताने हैं वो याद रखो फ्रॉम द न्यूमेरिक BCCDEE। बच्चे में ब्लिस्टरिंग होती है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं, अभी हम देखेंगे, मैं एंड पे बताऊंगी कि इसको यहाँ पे म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि स्किन क्यूटेनियस टिश्यू लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। ब्लिस्टरिंग होती है, कंजक्टिवाइटिस होता है, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस इसमें होता है। इसके अलावा सर्वाइकल लोड जो होता है ना, सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होती है, डी स्क्वेमेटिव सी रैश होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एडीमा होता है और एरिदीमा होता है। तो हमने बताते हैं कि ये म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम बच्चों में हो जाता है, ठीक है, और इसमें बच्चों में एस्पिरिन दे सकते हो।
जल्दी से भी लास्ट कर लेते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक पोलिंगाइटिस होता है ना, ये भी एक नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस होता है जो कि कैपरीज, आपकी जितनी भी स्मॉल वेसल होते हैं ना, कैपरीज और आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स, इन सबको अफेक्ट करता है। इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी वेस्कुलाइटिस भी कहते हैं, ल्यूकोसिटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स होता है ना, उनमें न्यूट्रोफिल्स की फ्रेगमेंटेशन होती है, जिसकी वजह से उसको हम ल्यूकोसिटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस कहते हैं। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल में न्यूट्रोफिल की फ्रेगमेंटेशन होती है। अच्छा, इसमें देखते हैं कि इसमें आपके पास, अब देखो जो माइक्रोस्कोपिक पोलिंगाइटिस होता है, जो पॉलीआर्टेरियल नोडोसा होता है ना, उसमें दोनों में काफी ज्यादा वेसल इन्वॉल्व होती है। लेकिन आप देखते हैं कि पॉलीआर्टेरियल नोडोसा में लंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, बट आपके पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता। माइक्रोस्कोपिक पोलिंगाइटिस में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे किडनी की भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसपे जैसे आपको यहाँ पे हेमाटोयूरिया और यहाँ पे एल्बुमिन भी मिलता है, और आपके यहाँ पे लंग्स की भी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हेमाटोसिस भी मिलती है। पर यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट जो स्टेजेस होती है, जो लीजन होती है ना, वो डिफरेंट स्टेजेस पे होती हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी भी लीजन होती है वो एक पेशेंट में एक ही एज की होती हैं। ऑब्वियसली मैंने बताया कि यहाँ पे मीडियम वेसल है, यहाँ पे स्मॉल वेसल इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास माइक्रोस्कोपिक इन्फार्क्ट होते हैं, यहाँ पे क्योंकि स्मॉल वेसल्स होती है तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इन्फार्क्ट नहीं बनते, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है। तो ये बहुत सारे जो इम्यून मेडिएटेड डिजीज होते हैं, जैसे एच एन पेप्यूरा है या मिक्स कार्गोबिनीमिया है, उसमें प्रेजेंट होता है। फिर मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे भी देखा गया कि एंटीजन की रिस्पांस में ये हो जाता है, जैसे कि पेनिसिलिन की रिस्पांस में ये हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनिन की रिस्पांस में हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा एसोसिएशन इसके यहाँ पे एमपीओ एनका या पी एनका के साथ होती है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर मैंने ये बताया कि आपके पास हेमाटोसिस, हेमाटोयूरिया, प्रोटीनूरिया, एब्डोमिनल पेन है, आपका मसल, अब देखो ना कोई पेशेंट आया है जिसके मसल पेन है, ब्लीडिंग है, वीकनेस है, पेपल वीकनेस, पेप्यूरा है, मतलब लीजन बनती है, तो ये दोनों में हो सकती है। पेनिसिलिन नोडोसा में भी है और आपके पास माइक्रोस्कोपिक पोलिंगाइटिस में भी है। लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक पोलिंगाइटिस में किडनी की इन्वॉल्वमेंट भी है और लंग की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो ये भी याद रखना कि आपके पास वही नेक्रोटाइजिंग इन्फॉर्मेशन होती है, सेगमेंटल फिब्रोइड इन्फॉर्मेशन होती है मीडिया की, और फोकल ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे आपके पास स्मॉल वेसल्स होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे आपके पास इन्फार्क्ट्स यहाँ पे नहीं कॉमन होते हैं। और दूसरे में देखा यहाँ पे उसको ल्यूकोसेरोक्लास्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल में न्यूट्रोफिल की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। नेक्स्ट आपको जो होता है ना ग्रेनुलोमेटस विद पोलिंगाइटिस, इसमें ट्राइएड होता है, ठीक है। इसमें आप रखना कि एक तो नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बनते हैं। इसके अलावा नेक्रोटाइजिंग यहाँ पे ग्रेनुलर इन्फॉर्मेशन होती है आपके वेसल्स में, जिसमें आप रखना कि ग्रेनुलोमेटस पोलिंगाइटिस में भी आपके आर्टेरियोल्स और कैपरीज और वेन्यूल्स और आर्टरीज सब इन्वॉल्व होती है, मीनिंग आपके लंग्स के ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आप ये सोचो कि जो जीपीए है ना, जो वेगनर्स है, वो लंग की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा शो करता है। वेगनर एक बंदे का नाम, तो उसको लंग की बड़ी खांसी करता रहता है, तो वेगनर से आपको लंग की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और बाकी फोकल नेक्रोटाइजिंग और ऑफन कंसर्निंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यहाँ पे भी होता है। इसमें हमने बताना है यहाँ पे कि ना क्या कहते हैं कि इसमें पैथोजेनेसिस क्या हो सकती है कि आपका सेल मेडिएटेड पैथोजेनेसिस हो सकती है, सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी, या फिर आपका पीआरसीएन का होता है। बस ज़्यादा अपनी चीज़ें रखनी बस इतना रखना है कि आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके पास ग्रेनुलोमेटस अल्सरेटिव लीजन्स होती हैं, नोज पेरिफेरस की वगैरह। इसके अलावा हमने क्या करता है कि लंग लेवल पता क्या होता है, जब मल्टीपल आपके पास वो बनते हैं ना ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस होता है, तो वो आपके पास जो मल्टीपल नोड्यूल्स होते हैं वो क्रिएट कर जाके आपके पास यहाँ पे कैविटरी लीजन बनाते हैं। रीनल किडनी में आपको यहाँ पे फोकल और सेगमेंटल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और 7% ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी मिलता है। पेशेंट ये होगा वायरल निमोनिया के साथ आएगा, के साथ आएगा, क्रॉनिक साइनसाइटिस के साथ नेसोफेरिंक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रोटीनूरिया, हेमाटोयूरिया होगा, ठीक है। जो श्वासोनोम होता है इसके अंदर एसोसिएटेड विद एलर्जी, ठीक है। जो ये इसको यहाँ पे हम एलर्जिक ग्रेनुलोमेटोसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पेशेंट आता है वो एस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस और आपका लंग डिजीजेस और पेरिफेरल ईओसिनोफिलिया के साथ भी आता है, ठीक है। ग्रेनुलोमास भी यहाँ पे बनता है। और जो आपका लास्ट में कहते हैं ब्यूरगर डिजीज, ब्यूरगर डिजीज में पता है क्या होता है, सेगमेंटल थ्रोम्बोसिस अक्यूट या क्रॉनिक वेस्कुलाइटिस होता है, जो कि ज़्यादातर आपके पेरिफेरल आर्टरीज में, रेडियल आर्टरीज और एक तो रेडियल आर्टरीज होगी, दूसरा आपकी वो होगी, दूसरा कि यहाँ पे आपका जो थ्रोम्बोएंगाइटिस ऑब्लिटरेंस है, इसमें आपकी जो है वो वेन्स और नर्व्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने रखनी है। इसमें हमने बताया कि आपके पास शार्पटी सेगमेंटल अक्यूट क्रॉनिक ट्रांसमिटेबल वेस्कुलाइटिस होता है, मिक्स इन्फिल्ट्रेट होती है, ल्यूमिनल थ्रोम्बोसिस, माइक्रो एब्सेस बनते हैं, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। और तीन चीज़ आप रखें कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना यहाँ पे होता है, ठीक है। आपके जो फिंगर टिप्स होते हैं वो ब्लू डिस्कलेशन हो जाती है, इंस्टेंट क्लॉटिकेशन होती है, चलने की वजह से वहाँ पे पेन होती है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे व्हील्स इन्फ्लेमेशन होती है, जिसको यहाँ पे हम फ्लेबाइटिस कहते हैं, और फ्रैंक एनीन भी डेवलप कर सकता है।